एवरीवन, मैं शुभम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म सिलसिफाई पर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत सही होंगे। और जैसा कि आज हमारा यूपी जीके का लेक्चर 7 नंबर का स्टार्ट हो गया है, 6 तक अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो 6 तक जिसमें हमने ये पढ़ा इंट्रोडक्शन के बारे में, उत्तर प्रदेश का नाम पहले क्या था, बाद में कैसे 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 चेंज हुआ, और साथ में हमने अभी तक इसकी राजधानियां देखी, कितने कैसे कैसे राजधानी चेंज हुई, राजकीय चिन्ह क्या क्या है, और कौन सा जिला सबसे बड़ा, कौन सा जिला सबसे छोटा, सबसे ईस्टर्न जिला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सबसे वेस्टर्न कौन सा है, सबसे सदर्न कौन सा है। तो हमने सारी चीजें पढ़ ली। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है किस डिस्ट्रिक्ट में, सबसे कम कहाँ पे पड़ती है। मानसून की अगर बात करो कि मानसून का यहाँ प्रकार कैसे है, फिर वर्षा कैसे होती है, सबसे कम वर्षा कहाँ पे पड़ती है, सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे पड़ती है, ईस्ट टू वेस्ट जाने पर वर्षा का प्रभाव क्या पड़ता है। तो हमने सारी चीजें देख ली। और हमने लास्ट लेक्चर में अभी जनजाति स्टार्ट की थी, जिसमें हमने बुक्सा जनजाति के बारे में पढ़ ली। उसी के क्रम में आज हम पढ़ेंगे थारू जनजाति के बारे में, जो उत्तर प्रदेश की सबसे लोकप्रिय जनजाति है। क्यों है, कैसा है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो आओ लेक्चर को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। लेकिन साथ में मैं आपको ये बता दूं, ये उन सभी बच्चों के लिए ये लेक्चर यूजफुल है जो यूपी पीसीएस, आरओ, लेखपाल, या जितने भी यूपी ट्रिपल एस से संबंधित या लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या यूपीएसआई हो चाहे पेट हो, सबके लिए ये यूजफुल है। तो क्लास को जैसे प्यार दिखा रहे हैं वैसे बना के रखिए। और अगर क्लास को पसंद है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि थारू जनजाति क्या नाम है, थारू। अब थारू जनजाति सबसे ज्यादा पाई कहाँ पे जाती है? देखो, थारू जो जनजाति है ना, तराई वाले क्षेत्र में, मैंने आपको बताया था, ये जो क्षेत्र है, ये तो तराई वाला क्षेत्र है। मतलब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का ये जो चीजें हैं, ये यहाँ वाला मिला करके यहाँ पर पाया जाता है आपका थारू। थारू, ठीक है, थारू जनजाति। तो थारू जनजाति के बारे में कुछ हम आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। थारू के बारे में क्या है, ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पे पाई जाती है भैया? ये सबसे पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है, ये इसका निवास स्थान है कि उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, यूके उत्तराखंड में आसपास पाई जाती है। अगर उत्तराखंड में बात करूं तो नैनीताल के आसपास। उत्तराखंड में कहा, ये आपका है नैनीताल के आसपास, नैनीताल। ठीक है, नैनीताल के आसपास। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति, अगर मैं बात करूं, अभी आपको मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी अगर जनजाति की बात करूं तो कौन सी जनजाति है सबसे बड़ी? आपकी थारू है, और सबसे लोकप्रिय भी है ये थारू। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है? आगे चलूं, आ जाओ। देखो, थारू जनजाति का संबंध प्राचीन किरात वंश से है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि थारू जनजाति का जो संबंध है वो किस वंश से है, मुस्लिम, मतलब बहुत सारे ऐसे ऑप्शन दे देगा, तो किरात वंश से थारू जनजाति का संबंध है। ठीक है, और जो ये अगर बात करूं किरात वंश की उत्पत्ति कहां से है, तो किरात वंश के बारे में आप ये बताओगे जो हिमालयी क्षेत्रों के आदिवासी समुदायों में प्रमुख है। ठीक है, अगर मैं बात करूं थारू जनजाति की शारीरिक विशेषताएं कैसी है, दिखने में कैसे, इनकी चेहरे की आकृति कैसी है, तो भैया इनका जो नाक होता था ना, वो समतल, चपटी, हल्की पीली त्वचा और तीखी आंखें प्रमुख है। थारू जनजाति की शारीरिक विशेषताएं की बात करें तो ये आमतौर पर चेहरा, चपटी नाक, हल्की पीली त्वचा और तीखी आंखें इसकी प्रमुख है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि अगर इनका शरीर की, अगर मैं शारीरिक विशेषताएं की बात करूं कि इनका चेहरा कैसा था, तो आप क्या इसमें ऑप्शन में क्या होगा सही? चपटी नाक होगी, हल्की पीली त्वचा होगी, ठीक है, और तीखी आंखें होंगी। अगर थारू जनजाति का जो प्रमुख ये भोजन है, बहुत बार पूछता है कि कौन सी ऐसी जनजाति है जिसका प्रमुख आहार चावल है, तो ये शाम को और दोपहर को भी चावल ही भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा? थारू। थारू एक ऐसी जनजाति है जो शाम के टाइम पे भी, दोपहर के टाइम पे ही चावल ही प्रमुख सेवन करती है आहार के रूप में। ठीक है, ये चीजें क्लियर है? तो इसमें सबसे खास बात हमने क्या जानी? सबसे पहले हमने थारू के बारे में ये जाना कि थारू निवास कहाँ करती है, कहाँ पे करती है? उत्तर प्रदेश, और जो हमने अभी आपको बताया था उत्तराखंड के तराई वाले क्षेत्र में। ठीक है, और ये दिखते कैसे हैं? इनकी जो त्वचा का के बारे में बात हो रही, पीली इनकी त्वचा होती है, नाक चपटी होती है, ठीक है, आंखें इनकी तीखी होती है। इनका मुख्य भोजन क्या है? इनका मुख्य भोजन की अगर मैं बात करूं तो केवल चावल खाते हैं, चावल के साथ सब्जियां, लेकिन चावल इनका मुख्य प्रमुख है। कब कब खाते हैं? शाम को और एक दोपहर में। ठीक है, 2 टाइम में भोजन करते हैं। यहां तक चीजें खूब अच्छे से क्लियर है? देख लो, मैं हट जाता हूं, आ जाओ, आगे चलूं, आ जाओ। अब अगला क्या कह रहा है कि भैया देखो,
अब इसके आगे की अगर मैं बात करूं तो जो थारू जो मैंने आपको बताया कि दिन भर में 2 बार भोजन करते हैं। और सबसे खास बात क्या है, 2 बार भोजन करते हो तो ठीक है, वो हर कोई करता है, लेकिन इनका जो भोजन का जो टाइमिंग है ना उसको भी अलग नाम दिया गया है। कैसे? जो दोपहर का जो भोजन है इसको मिजनी कहते हैं, मिजनी। ठीक है, ये रहा मिजनी। और जो इनका जो शाम का भोजन है ना इसको बैरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैरी। और इनका जो प्रमुख भोजन है वो चावल है, और इस सब्जियों के साथ मिला के उसका सेवन करते हैं चावल का। अब क्या बोला मैंने, फिर से समझो, ये जो दोनों टाइम भोजन करते हैं उनका अलग अलग नाम दिया गया है। दोपहर के टाइम को जो कहते हैं उसको मिजनी कहते हैं, शाम के टाइम को बैरी कहते हैं। ठीक है, चीजें यहां तक क्लियर है अच्छे से? किस वंश से ये बिलोंग करते हैं? तो अब क्या बोलोगे? किरात। आगे चलूं, आ जाओ। अब बात करूं कि इस पहनावे की रंग रूप भेष हमने समझ लिया, अब ये पहनते क्या है। पुरुष और महिलाओं की अलग अलग बात करूं, पहले पुरुष की बात करते हैं। पुरुष में क्या है? पुरुष जो थारू जनजाति में जो पुरुष है ना, ये धोती कुर्ता और सर पे पगड़ी पहनते हैं। ठीक है, क्या मैंने बोला? जो पुरुष जो जनजाति है थारू में क्या करती है? धोती कुर्ता और सर पे पगड़ी। और जो महिलाएं हैं छींटदार साड़ी पहनती हैं। कैसी साड़ी पहनती है? छींटदार साड़ी, महिलाएं। यहाँ तक चीज अच्छे से क्लियर है? इस पेज में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी? सबसे पहले 2 टाइम का भोजन जो करते हैं, एक दोपहर का एक शाम का, चावल ही इनका मुख्य भोजन होता है। दोपहर के भोजन को हम नाम देते हैं मिजनी, शाम को भोजन को कहते हैं बैरी। किरात वंश से बिलोंग करते हैं। अगर पुरुष और महिलाओं की अगर पहनावे की बात करूं, पुरुष क्या करते हैं? धोती कुर्ता और सर पे पगड़ी पहनते हैं। और जो महिलाएं हैं वो क्या करती हैं? छींटदार साड़ी पहनती हैं। ये पाए कहां पे जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तराई वाले क्षेत्र में। और अगर उत्तराखंड में बात करूं, उत्तराखंड में नैनीताल के आसपास किरात वर्ग से ये बिलोंग। इनके अगर चेहरे की बात करूं तो नाक चपटी, ठीक है, और इसकी आंखें तीखी और चेहरे का रंग पीला, मतलब शरीर का रंग, त्वचा जो होती है पीला, हल्की पीला। यहां तक खूब है? आगे चलूं, आ जाओ। ये देखो महिलाएं कैसी पहनती है साड़ियां वगैरह। आ जाओ, आगे चलता हूं। अब क्या कर रहे हैं देखो, विवाह के समय में हमारे यहाँ क्या होती है, जब लोग दावत देते हैं, दावत, और दावत को शादी के समारोह का नाम दावत ही दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे लट भरुआ भोज कहते हैं, लट भरवा भोज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आता है कि ऐसा कौन सा विवाह का समारोह है जो जनजातीय में लट भरवा प्रथा है भोजन का। तो आप क्या बताओगे? थारू। तो आओ इसको समझते हैं। थारू, थारू जनजाति में विवाह समारोह के अवसर पर एक विशेष सामूहिक दावत का आयोजन किया जाता है, जिसे लत भरवा भोज कहा जाता है। नाम से लग रहा होगा कि मार खाने और मार पीटने, लट भरवा। लट का मतलब समझ रहे हो? डंडे, वैसा कुछ। लेकिन ऐसा नहीं है, ये शादी के समय पे वहां पे एक दावत का नाम है, जिसमें लोग मिलते हैं, एकत्र होते हैं, जिससे क्या होता है कि एक सामूहिक एक एकता का प्रतीक है, समृद्धि का, कि लोग खुश हैं। ठीक है, तो वहां पे उस दावत का नाम क्या है? लट भरवा भोज। ये चीज याद रखना, एग्जाम में जरूर पूछता है। ठीक है, अगला क्या है? थारू जो जनजाति है ना, होली के टाइम पे पुरुष और महिलाएं एक साथ मिलकर एक नृत्य करती हैं, जिनका नाम क्या है? खिचड़ी नृत्य। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि होली के टाइम पे ऐसी कौन सी जनजाति है जो खिचड़ी नृत्य करती है, तो आपका आंसर क्या होगा? थारू जनजाति। ये कैसे भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप इसके लिए तैयार रहना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये थारू जनजाति में जो मिलकर काम, इस क्या नाम है? खिचड़ी नृत्य। और एक बात और है, थारू जो जनजाति है ना, अपने घरों का निर्माण कैसे करती है? बांसों द्वारा करती है। ये बांस से बने हुए घर का उपयोग करती है, बांस से जोड़ जोड़ के। इनका ये मानना है कि इस ये बहुत मजबूत होते हैं, और समय के साथ ही यहाँ कहीं और शिफ्ट भी हो सकते हैं, कि निकाल करके कहीं और शिफ्ट हो गए, इनके लिए आसानी होती है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हमने क्या जाना? एक तो लट भरवा भोज के बारे में जाना हमने, एक खिचड़ी नृत्य के बारे में जाना, और तीसरा ये बांस वाला जो घर बनाते हैं। ठीक है, लट भरवा भोज क्या है? ये शादियों में एक प्रकार की दावत होती है। खिचड़ी नृत्य क्या है? होली के टाइम पे पुरुष तथा महिलाएं एक साथ करती हैं नृत्य आपस में, उन्हीं का नाम दिया गया है खिचड़ी नृत्य। यहां तक चीजें खूब अच्छे से क्लियर है? भूलोगे तो नहीं ना? आ जाओ, देख लो इसको। पीडीएफ के लिए परेशान नहीं होना, पीडीएफ ग्रुप में भेज दूंगा, टेलीग्राम चैनल, बस उसको ज्वाइन कर लेना। अब मैं बात करूं थारू जनजाति के बारे में कि भैया सरकार इनके लिए क्या की है। तो सरकार इनके लिए कि कहीं रूप, किसी भी रूप में, चाहे सामाजिक हो, चाहे शैक्षणिक हो, चाहे आर्थिक रूप से पिछले ना रहे, तो इसके लिए इन्होंने लखीमपुर खीरी में एक यूनिवर्सिटी खोला हुआ है।
इनके लिए खोला गया है। ठीक है, क्या बोला, सबसे बड़ा जिला अपने उत्तर प्रदेश का कौन सा, लखीमपुर खीरी, ऐसे याद करना। और सबसे लोकप्रिय कौन सा जनजाति, तो आप बोलोगे थारू। तो इनके लिए एक यूनिवर्सिटी खोली गई है, कहां पे खोली गई है, तो आप बताओगे लखीमपुर खीरी में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, जिससे शैक्षणिक, आर्थिक और रूप से अगर पिछड़े हुए हैं तो इनको भैया थोड़ा सा मौका देकर, अवसर देकर इनको शिक्षित बनाया जाए, और ये अपने भी चीजों में, मतलब भारत के आर्थिक व्यवस्था में चीजों में अपना भी योगदान दे सके। आई बात समझ में। और मैं बात करूं कि थारू विकास परियोजना कब स्टार्ट की गई थी, तो आप 1980 बताओगे। 1980 में स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था, 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर वैसे भी खास है, आपको पता होगा 2 अक्टूबर को हमारे गांधी जी की जयंती है, और राष्ट्रपिता कहते हैं, राष्ट्रपिता का जन्मदिन। ठीक है, तो सबसे खास बात हमने क्या जाना, एक तो मैंने ये जान आपको बताया थारू समुदाय के लिए थारू विकास परियोजना कब स्टार्ट की गई थी, तो आप बताओगे 2 अक्टूबर 1980 को। अगर दूसरी बात इसमें क्या था कि इनके लिए एक यूनिवर्सिटी का प्रावधान, कहां पर भैया, लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी क्या है, ये अपने उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, ये चीजें क्लियर है यहां तक खूब अच्छे से। आगे चलूं, अब आ जाओ। अब बात करूं इनका एक डांस के बारे में। सोरा भी एक प्रकार का ये डांस करते हैं, इनका एक परंपरा है। जिस प्रकार की खिचड़ी है वैसे सोरा है। सोरा में क्या है, सोरा जो इनका नृत्य है ये फसल कटाई के टाइम पे करते हैं। और जो खिचड़ी नृत्य था वो कब करते थे, खिचड़ी जो नृत्य था ये करते थे भैया होली के टाइम पे। लेकिन जो सोरा है ये फसल कटाई के समय पे, ये इनका प्रतीक होता है कि ये खुश समृद्ध हैं, अच्छे से खुश है, हैप्पी है, तो अपना आराम से डांस करते हैं उस टाइम पे, अपने खुशी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सोरा जो नृत्य है ये थारू जनजाति द्वारा फसल कटाई के समय पे किया जाता है। ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताया, यह नृत्य फसल की समृद्धि और खुशहाली के लिए उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसमें पुरुष और महिलाएं मिलकर सामूहिक रूप से नृत्य करते हैं, जो समुदाय की एकता और सांस्कृतिक उत्साह को दर्शाता है, जो मैंने आपको बताया। ये साथ में, इसमें भी साथ में मिलकर नृत्य करते थे। अगर मैं बात करूं खिचड़ी नृत्य की, तो उसमें भी ये लोग पुरुष और महिलाएं साथ मिलकर ही डांस करते हैं। ठीक है, दोनों में, वहां भी समृद्धि का प्रतीक है, यहाँ भी एकता समृद्धि का प्रतीक है। वहां पे होली के टाइम पे होता है, यहाँ पे फसल कटाई के टाइम पे होता है। ठीक है, खूब अच्छे से क्लियर है यहां तक, भूलोगे तो नहीं ना। इससे रिलेटेड मैंने पीवाईक्यू भी लेके आ रखे हुए हैं इसमें भी, आगे क्लास के लेक्चर में। साथ में जितने से क्वेश्चन बन सकते हो वो भी क्वेश्चन है। ठीक है, उसके लिए परेशान नहीं हो। आ जाओ, आगे चलते हैं। अब बात करूं कि बजहर, बजहर भी एक प्रकार का इनका त्योहार है थारुओं का, ये भी याद रखोगे, बजहर हो गया। और अगर मैं बात करूं कर्मा, कर्मा एक प्रकार का एक नृत्य है, कर्मा नृत्य, जो खड़वार जनजाति का प्रमुख पारंपरिक नृत्य है। ये याद रखना, ये वर्ड नाइलर है, मतलब एक क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैंने एक लाइन में इसको लिख दिया है कि इसको भी याद रखना। जो कर्मा नृत्य है ये किसका है, ये खड़वार जनजाति का है, एक प्रमुख नृत्य है। यहां तक चीजें खूब अच्छे से क्लियर है। आगे चलूं इसके पीवाईक्यू की तरफ, अब आ जाओ, आप क्वेश्चन करते हैं। थारू जनजाति की पारंपरिक वेशभूषा में पुरुष क्या पहनते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो पुरुष हैं ये धोती, कुर्ता और सर पर पगड़ी पहनते हैं। अगर महिलाओं की बात करें तो छींटदार साड़ी पहनती है। तो पुरुष की बात कर रहा है, देखो ऑप्शन में है कहीं धोती, कुर्ता और पगड़ी, बिल्कुल सही। तुम्हारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर है खूब अच्छे से, देखो पढ़ाए हुए आया हुआ था। आगे चलता हूं, अगला क्वेश्चन क्या करे, थारू जनजाति में विवाह भोज को क्या कहा जाता है। मैंने आपको अभी बताया था कि विवाह के टाइम पे इनका है कि एक स्पेशल प्रकार का एक भोज चलता है, दावत का नाम एक स्पेशल है, जिसको हम लट भरवा भोज कहते हैं। मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था। तो देखो कहीं पे लट भरवा भोज है, बिल्कुल हमारे यहाँ शादी विवाह के अवसर पर जो भोज होता है उस भोज का उसी के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ पे लट भरवा, समझ रहे हो कितना यूनिक नाम इन लोगों ने दे रखा है। लोगों को लगेगा कि लट मिलेगा भोजन में, पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे चलो, आ जाओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थारू जनजाति होली के अवसर पर कौन सा विशेष नृत्य करती है। देखो बात यहाँ पे होली की हो रही है, यहाँ पे पूछा हुआ है होली, ये नहीं पूछा हुआ कि फसल कटाई के टाइम पे। फसल कटाई के टाइम पे सोरा, अगर होली की बात करो होली के टाइम पे ये खिचड़ी नृत्य करते हैं, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों साथ में डांस करती हैं। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा भैया, यहाँ पर होगा खिचड़ी नृत्य, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, आगे चलो। अगला क्वेश्चन क्या है, थारू जनजाति के प्रमुख भोजन, जो पारंपरिक रूप से इनका प्रमुख आहार है, मैंने आपको अभी बताया था चावल। इनका चावल जो है ये प्रमुख आहार है। ठीक है,
दोपहर को क्या भोजन करते हैं, दोपहर के भोजन का क्या नाम है, मैंने आपको अभी बताया था। और शाम के टाइम वाला को मैं आपको बता देगा, दोपहर वाला कमेंट करना, ठीक है। शाम वाले को बैरी कहते हैं। और इनका प्रमुख जो आहार है वो चावल है। यहां तक चीजें क्लियर है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। यहां तक खूब अच्छे से क्लियर है। आगे चलो, आ जाओ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, थारू विकास परियोजना किस वर्ष आरंभ किया गया है। यहां पे बात हो रही वर्ष की, तो मैंने आपको अभी बताया था कि 2 अक्टूबर, गांधी जी की जयंती से याद रखना, 2 अक्टूबर 1980 ये विकास परियोजना स्टार्ट किया गया था। लेकिन बात करूं इनके लिए एक अलग से यूनिवर्सिटी भी खोला गया है। कहां पे खोला गया है, और लखीमपुर खीरी में खोला गया है, थारुओं के लिए, ठीक है, थारू जनजाति के लिए। ये बात अच्छे से समझ आ गई आपको। थारू जनजाति के लिए एक अलग से यूनिवर्सिटी भी खोला गया है। कहां पर खोला गया है, लखीमपुर खीरी में, ठीक है। अच्छे से क्लियर है यहां तक। और ये परियोजना कब स्टार्ट की गई थी, 2 अक्टूबर 1980 में, ठीक है। आगे चलो, आ जाओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थारू जनजाति की शिक्षा और सामाजिक विकास के लिए विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। मैंने अभी आपको बताया कि विश्वविद्यालय अगर स्थित की बात करेगा थारू जनजाति के लिए, तो आप लखीमपुर खीरी बताओगे। और लखीमपुर खीरी के बारे में सबसे खास बात क्या है, सबसे खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा यह जिला है। सबसे छोटा जिला कौन सा है, हापुड़, ठीक है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर की बात कर रहा हूँ, ये पिछले लेक्चर में मैंने ये सब बता रखा है आपको। जो क्लास में नए हैं, वो पिछला लेक्चर मेरा पूरा सीरीज वाइज है, A to Z मैंने कवर कर रखा है, छोटे से बड़े एग्जाम के लिए। आपको इसके अलावा कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, पूरे प्ले लिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर है। आगे चलो, बात कर रहा हूं दूसरे जनजाति के बारे में, माहीगीर जनजाति, जिसको मछुआ जनजाति भी कहते हैं, मछुआ जनजाति। तो माहीगीर के बारे में सबसे खास बात क्या है, ये मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म से बिलोंग करते हैं। सबसे खास बात, इनका प्रमुख व्यवसाय जो है वो मछली पे टिका हुआ है, मछली पे, ठीक है। मछुआ मतलब माहीगीर जनजाति प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश के बिजनौर में जिले में निवास करती है। ये निवास कहां करते हैं, बिजनौर जिले में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए माहीगीर, ये जो माहीगीर है जिसको मछुआ भी बोलते हैं, माहीगीर बिजनौर में निवास करती है। ये लोग परंपरागत रूप से मछली पकड़ने का काम करते हैं। इनका मेन वही जो मैंने आपको बताया, मछली पकड़ने का इनका प्रमुख रूप से व्यवसाय है, ठीक है। इसलिए इनके मछुआ जनजाति भी कहा जाता है। मछुआ जो जनजाति है, जिसको माहीगीर जनजाति कहते हैं, ये मुस्लिम धर्म को मानती है, मतलब इस्लाम धर्म को ये कबूल कर रखी हुई है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये मुस्लिम हुए, ठीक है। और माहीगीर जनजाति मदिरा बनाने के लिए स्पिरिट का प्रयोग करती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसी कौन सी जनजाति है जो मदिरा बनाने के लिए, शराब बनाने के लिए स्पिरिट का उपयोग करती है। तो आपका आंसर क्या होगा, मछुआ यानी माहीगीर। चीजें क्लियर है आपको। सबसे खास बात इस माहीगीर जनजाति के बारे में क्या क्या है, सबसे खास बात, सबसे पहले ये बिजनौर में निवास करती है। अगर मैं बात करूं कि ये निवास कहां पे करती है, तो बिजनौर में। इनका मुख्य रूप से व्यवसाय क्या है, तो व्यवसाय क्या बताओगे आप, इनका व्यवसाय है मछली पकड़ने का। ये कौन सा धर्म मानती है, ये मुस्लिम धर्म मानती है। और ये शराब जो बनाती है, शराब में स्पिरिट का प्रयोग करती है। ये 4-5 इसकी सबसे खास बातें हैं। यहां तो खूब अच्छे से क्लियर है। आगे चलूं, आ जाओ। अब मैं बात करूं सहरिया जनजाति की, सहरिया नाम है, ये नहीं रहेगा। सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति क्या है, ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, विशेष रूप से ललितपुर में पाए जाते हैं। और यह जनजाति राज्य की अनुसूचित जनजातियों में शामिल है। और ये पारंपरिक रूप से वनों पर आधारित जीवन शैली, मजदूरी और कृषि पर निर्भर रहती है, ठीक है। सहरिया इसमें सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है कि सहरिया जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो आप बताओगे बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। अगर बुंदेलखंड वाला क्षेत्र नहीं है ऑप्शन में, तो आप ललितपुर बताओगे, बुंदेलखंड के अलावा ललितपुर। और ललितपुर आपको पता है कि ये बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में आते हैं। बुंदेलखंड में कितने हैं, 7 जिले हैं टोटल। मैंने आपको मैप के द्वारा खूब अच्छे से बता रखा है, आपको भटकने की नीड नहीं है, सारा मेरे क्लास का पढ़ाया हुआ है, सारी चीजें हैं, ठीक है। इनका मुख्य रूप से व्यवसाय क्या है, मैं आपको पता, मजदूरी करते हैं और ये वनों पे ज्यादा डिपेंड रहते हैं, ठीक है। और अंगरिया जनजाति एक प्रकार की है जो सोनभद्र जिले में पाई जाती है, अंगरिया, ठीक है। आप अंगरिया और सहरिया समझ रहे हो, अगरिया सहरिया। अगर सहरिया की बात होगी, सहरिया की बात होगी तो आप ललितपुर बताओगे, अगरिया की बात होगी तो आप सोनभद्र बताओगे। अगर आपको कोई भी ऐसा ट्राइब्स है जिसके बारे में आपको नहीं पता है कि कहां से उत्तर प्रदेश में बिलोंग करती है, तो शायद आप 99% ये सही होता है कि सोनभद्र में बिलोंग करती है। सबसे अधिक ट्राइब्स कहां पे है, सोनभद्र में,
तो वहीं पे बिलोंग करती है। अगर ना आए ऑप्शन से तो आप अगर हिट एंड ट्रायल विधि लगाना चाहो तो भी आप सोनभर टिक करके आ जाना। ठीक है, ये चीजें यहां तक आपको क्लियर है खूब अच्छे से। आगे चलूं, आ जाओ। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे किसी का दुर्ग, किसी का, अगर मैं बात करूं मकबरा वगैरह, तो इसमें देखते हैं कि कहां पे क्या पाया जाता है। अगर मैं बात करूं शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहां पे पाया जाता है, तो यह है फतेहपुर सिकरी में। और फतेहपुर सिकरी कहां पे है? फतेहपुर सिकरी है आगरा में। ये चीजें खूब अच्छे से क्लियर है यहां तक। क्वेश्चन आता ही आता है कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहां पे है, तो आप बताओगे कहां पे? फतेहपुर सिकरी में। और फतेहपुर सिकरी कहां पर है? ये है आगरा में, आगरा उत्तर प्रदेश में। अक्षय वट जो बहुत फेमस जगह है, अक्षय वट, अक्षय वट कहां पर है? यह है प्रयागराज में। पहले जिसका नाम इलाहाबाद था, अभी नाम है प्रयागराज। ठीक है, यहां तक चीजें खूब अच्छे से क्लियर है। ये क्वेश्चन आता ही आता है कि अक्षय वट कहां पे है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहां पे है, और ऐसे रूमी दरवाजा कहां पे है। तो आपको सारी चीजें जानना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अगर आपसे पूछा जाए इमाम बाड़ा और रूमी दरवाजा ये कहां पाया जाता है उत्तर प्रदेश में, कहां पे स्थित है ये दोनों चीजें, तो आप क्या बताओगे? कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इमाम बाड़ा और रूमी दरवाजा स्थित है। इमाम बाड़ा की सबसे खास बात क्या है? जो अपने यहाँ के सिया मुसलमान हैं, सिया मुसलमान जो मोहर्रम जैसे ये जो इनके कार्यक्रम होते हैं, जो इनका धार्मिक चीजें हैं, ये जो यहाँ पे जोरों शोर से मनाया जाता है, इसके लिए फेमस है। रूमी दरवाजा के बारे में बात करूं, आपको याद होगा मैंने बताया हुआ था कि रूमी दरवाजा से ही जो दो मछलियों की आकृति अपने राज के चिन्ह में यहीं से लिया गया है। ये भी आपके लखनऊ में स्थित है। मछलियां जो है, मछलियों का प्रतीक का मतलब क्या होता है? मछलियों का मैंने आपको बताया था कि भैया कि मुगलों का भी शासन रहा है कभी, मतलब मुसलमानों का शासन भी कभी उत्तर प्रदेश में रहा है, ये उसका प्रतीक है। और जो तीर धनुष दिखता है अपने राज के चिन्ह में, उसका क्या प्रतीक है? उसका मतलब यह है कि रामराज की स्थापना की बात करता है। अयोध्या से ये चीजें मतलब आप मान सकते हो, रिलेट कर सकते हो। और अगर बात करूं, वहां पे आपको राज के चिन्ह में ना दो लाइनें ऐसे दिखती हैं। उस लाइन का मैंने आपको बताया था, गंगा यमुना का संगम। यहाँ चीजें खूब अच्छे से क्लियर है। तो रोमी दरवाजा वही वाली बात हो रही है, वही वाली। ठीक है, अब बात करता हूं कि शाकंभरी मंदिर कहां पे है। शाकंभरी मंदिर आप बताओगे सहारनपुर में है। ठीक है, एक जेके मंदिर है बहुत फेमस है, जिसको जगदीशपुरी मंदिर कहते हैं, ये कानपुर में पाया जाता है। ठीक है, जेके मंदिर आपको अच्छे से क्लियर है यहां तक। और अगर दशावतार मंदिर की बात करूं, जो क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कि दशावतार मंदिर कहां पे स्थित है, तो आप ललितपुर बताओगे। ठीक है, ये रहा ललितपुर। तो सबसे खास बात पहले जानो फिर से, जो मैंने आपको बताया, अगर मैं आपसे पूछूं कि दशावतार मंदिर कहां पे स्थित है, तो आप क्या बताओगे? तो आप बताओगे ललितपुर में। शाकंभरी देवी की मंदिर कहां पे स्थित है? सहारनपुर में। ठीक है, जगदीशपुर वाला जो मंदिर है, जगदीशपुरी मंदिर या जेके मंदिर जिसको बोलते हैं, ये कहां पे स्थित है? ये बताओगे आप कानपुर में। यहां तक चीजें खूब अच्छे से क्लियर है। और लखनऊ में क्या क्या है? इमाम बाड़ा और रूमी दरवाजा। इमाम बाड़ा के बारे में क्या मैंने बताया कि सिया मुसलमानों के लिए जो मुहर्रम जैसे जो इनका धार्मिक कार्यक्रम होता है, उसके लिए बहुत जोरों शोर से यहाँ मनाया जाता है, ये उसके लिए प्रसिद्ध है। रूमी दरवाजा के बारे में मैंने आपको बताया कि रूमी दरवाजा क्या है। रूमी दरवाजा के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि राजकीय चिन्ह में जो जो मछलियों की आकृति है, जो यहीं से लिया गया है। जो ये अवध का एक स्थापत्य कला को दर्शाता है, रूमी दरवाजा। यहाँ तक चीजें खूब अच्छे से क्लियर है। आगे चलो, भूलोगे तो नहीं ना? ये यहां से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, 100% क्वेश्चन पूछेगा। तो ये चीजें अच्छे से अपने माइंड में बैठा लेना। ठीक है, आगे चलो। देखो, अगर मैं आपसे बात करूं कि कलिंजा दुर्ग कहां पे स्थित है, तो आप बताओगे बादा में स्थित है। कहां पे? बादा जिले में। लेकिन एक वहीं पे अगर मैं बात करूं लखीमपुर खीरी में कौन सा मंदिर स्थित है जो काफी फेमस है, तो आप बताओगे गोलागो करनाथ मंदिर। गोलागो करनाथ मंदिर स्थित है। ठीक है, ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। वृंदावन और प्रेम मंदिर कहां पे स्थित है, तो ये सबको पता है कि मथुरा में स्थित है। जो भगवान कृष्ण की लीला और प्रेम की भावनाओं को दर्शाता है, जो अपने यहाँ का एक प्रेम मंदिर हो गया, और वृंदावन जो हो गया, ये मथुरा में स्थित है। क्या दर्शाता है? भगवान श्री कृष्ण जी के जो लीलाएं जितनी की थी, या जो उनका प्रेम की भावना है, ये यहाँ पे दर्शाता है। खूब अच्छे से यहाँ तक क्लियर है। आ जाओ, आगे चलता हूं। चाइना मंदिर की बात करूं मैं, ये है चाइना। चाइना चाइना मंदिर ये श्रावस्ती में स्थित है। क्या दर्शाता है? ये बौद्ध धर्म के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण है। जो चाइना मंदिर है, ये बौद्ध धर्म जो अपनाए हुए हैं उनके संदर्भ में ये मंदिर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ये श्रावस्ती में है। श्रावस्ती के बारे में बहुत सारी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा गौतम बुद्ध के बारे में, यहां से क्या इनकी शिक्षा दीक्षा जो चीजें हुई थी। ठीक है, आगे चलूं।
अब गोरखनाथ मंदिर के बारे में बात करूं। गोरखनाथ मंदिर आप सीधे सीधे समझ सकते हो गोरखपुर में स्थित है। किसके लिए है ये, क्या प्रमुख है ये गोरखनाथ योगी और उनके अनुयायियों के प्रमुख केंद्र है। गोरखनाथ मंदिर के बारे में बात करूं, क्या है, गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में स्थित है, जो गोरखनाथ योगी और उनके अनुयायियों का प्रमुख केंद्र है। ठीक ठीक है, यहां तक चीजें ठीक है खूब अच्छे से। यहां फिर से समझो, कलिंजा दुर्ग कहां पे स्थित है, बादा में स्थित है। कोलाको करनाथ मंदिर कहां पे, लखीमपुर खीरी में है। वृंदावन प्रेम मंदिर कहां पे है, तो आप बताओगे मथुरा में है। अगर मैं चाइना मंदिर की बात करूं तो ये श्रावस्ती में है। अगर मैं गोरखनाथ मंदिर की बात करूं तो गोरखपुर में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये गोरखनाथ योगियों के अनुयायियों का केंद्र है प्रमुख। यहां से चीजें खूब अच्छे से क्लियर है। चाइना मंदिर कहां पे स्थित है, ये श्रावस्ती में स्थित है। किसके लिए है, बौद्ध धर्म का ये प्रमुख एक स्थल केंद्र है, जो बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए। ठीक है, यहां तक चीजें खूब अच्छे से क्लियर है, भूलोगे तो नहीं ना। आज हमने थारू जनजाति के बारे में, सहरिया, अगरिया, तोरा नृत्य, खिचड़ी नृत्य क्या होती है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमने बहुत कुछ आज अपने क्लास में कर लिया। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास पसंद आया होगा। ऐसे अपनी क्लास कंटिन्यू रखेंगे, कल भी, कल बहुत जल्दी कल लेक्चर आ जाएगा। और अगर आपको क्लास पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जल्दी मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू।